बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, बात करेंगे दानिश MTH 302 के लेसन नंबर 41 से 45 जो न्यू लेसन आए हैं इस दफ़ा, उन पर बात करेंगे। ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड है कि चूंकि नए लेसन आए हैं तो इन्हीं में से पेपर ज़्यादा आएगा। और जो एक स्टूडेंट आपने भी जो मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया था, और एक स्टूडेंट से मेरी भी बात हुई है जिन्होंने जी MTH का पेपर दिया है, उनका भी कहना यही है कि पेपर इसमें से काफ़ी आ रहा है। ठीक है। कह लें कि अप्रोक्सीमेटली 20% to 25% पेपर जो है वो इन्हीं 5 लेसन में से वो दे रहा है। ठीक है। तो अगर आपका जी सर। 20% पेपर भी हो जाए तो बड़ी बात है। खैर, हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है जी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्लियर कर लें वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैंने अपने पहले दूसरे लेक्चर में, स्टार्टिंग लेक्चर्स अगर आपने मेरे लिए हो तो मैंने उनमें बताया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल्स के बारे में। दूसरा तीसरा लेक्चर होगा जिनमें मैं क्लासेस पढ़ानी स्टार्ट की थी मैंने। तो उसमें जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं वो बेसिकली हैं, मैंने जो बताया था वो तो ये था कि ऐसे वेरिएबल्स जिनमें रैंडम वैल्यूज होती हैं। और कंटिन्यूस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर वैल्यूज कंटिन्यूसटी के साथ होती हैं, जिनमें क्लासेस बनती हैं। ठीक है। अब मैं उसको थोड़ा सा डेप्थ में समझाता हूँ आपको। डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि रैंडम होंगी, काउंटेबल होंगी, लिमिटेड होंगी। ठीक है। और चूंकि 10 12 15 वैल्यूज होंगी तो फिर इसमें हम क्लासेस नहीं बनाते। कंटिन्यूस वेरिएबल्स में वैल्यूज की तादाद बहुत ज्यादा होती है, 100 200 500 1000 2000 1 लाख 2 लाख 1 मिलियन 100 मिलियन, इस तरह वैल्यूज यानी कि लातादाद वैल्यूज होती हैं। इसलिए हम इसको अनकाउंटेबल अनलिमिटेड इनफाइनाइट कहते हैं। दूसरा, डिस्क्रीट के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो इंटीजर्स ज्यादातर होती हैं, पॉइंट्स में वैल्यूज बहुत देर होती हैं डिस्क्रीट के अंदर। लेकिन कंटिन्यूस के अंदर वैल्यूज फ्रैक्शन में और डेसिमल्स में होती हैं। ठीक हो गया। ये कुछ डिफरेंसेस हैं कंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल के, इसीलिए ये अनकाउंटेबल या फ्रैक्शन डेसिमल की वजह से हम इनमें क्लासेस बताते हैं, जो क्लास बाउंड्री जो क्लास लिमिट्स मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब हमने बेसिकली कंटिन्यूस वेरिएबल की एक टाइप पढ़नी है जिसका नाम है जी स्टैंडर्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब दोनों वेरिएबल्स को हम डिस्कस करते हैं उसमें कुछ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आती है, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्क्रीट की एक टाइप है। इसी तरह स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस की एक टाइप है। यहां तक ये बात तो क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ये बात देखिएगा कि दोनों की प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन डिस्क्रीट के अंदर जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको डिनोट करते हैं पी एक्स के साथ। लेकिन कंटिन्यूस के अंदर प्रोबेबिलिटीज में वैल्यूज बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए हम इसको फंक्शन से डिनोट करते हैं। ठीक है। खैर, अब इसका मतलब है यहां पे फंक्शन की बात होगी। मैस प्रोड्यूस आइटम शुड कंफर्म एज स्पेसिफिकेशन यूजुअली अ मीन इज एम्ड फॉर। ये देखें ना, मैस प्रोड्यूस्ड जो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स होंगी। ठीक है। रैंडम एरर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वी सेट अ टॉलरेंस इन डेविएशन फ्रॉम द मीन। हमें क्या होता है कि हमें कुछ डेविएशंस मीन से कैलकुलेट करनी होती हैं और उनकी सेटिंग करनी होती है। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये फार्मूलाज की बात बाद में करेंगे, पहले यहां पे देखते हैं। ये देखिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। तो ये इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं और बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि वैल्यू एक तरतीब से इंक्रीज हो रही है, एक तरतीब से डिक्रीज हो रही है, और में डिफरेंस सेम होता है। अब देखिए यहां से यहां तक का डिफरेंस आप इसको कैलकुलेट करें। कि मैं अगर इसको थोड़ा सा कर लूं, मैं आपको लिख के बता देता हूं जी। देखें, आप यहां से यहां तक का डिफरेंस देखें और यहां से यहां तक का सेम डिफरेंस होगा। इस तरह यहां से यहां है तो ये, और ये है तो ये, इनका डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब है ये एग्जैक्टली सिमिट्रिकल डाटा होता है सारा। सिमिट्री के साथ डाटा होता है, जितना इंक्रीज हो रहा है उतना ही डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये जो सेंट्रल लाइन है हम इसको जीरो कंसीडर करते हैं, ये हमारी जीरो की वैल्यू है। ठीक है। हम इसको यहां पे x इज इक्वल टू म्यू, मतलब ये कि ये वो है कि जहां पे आपकी पॉपुलेशन का और आपके सैंपल का मीन सेम होता है। यहाँ जो आप रैंडम वैल्यू ले रहे हैं वो आपकी मीन के नियर अबाउट होती है। फिर उसके बाद इस, अब चूंकि प्रोबेबिलिटी यहां से शुरू करें और यहां पे खत्म करें तो ये 1 होती है। p इज इक्वल टू 1।
तो हम जब उसको सेंटर से हाफ कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये जो हाफ हिस्सा है ये P इज इक्वल टू 0.5 हो गया, और ये हो गया P इज इक्वल टू 0.5। हम इधर की वैल्यूज को नेगेटिव लेते हैं, इधर वैल्यूज को हम पॉजिटिव लेते हैं। इसीलिए जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जी टेस्ट करेंगे, जी स्कोर मालूम करेंगे, बेसिकली इसके अंदर जी स्कोर ही मालूम होता है, और जी स्कोर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। इसका एक टेबल होता है, टेबल के थ्रू हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। हम पहले उसकी जी की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उसको टेबल यानी कि जी की एक अमाउंट फाइंड करते हैं, उसको फिर टेबल से उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मैं टेबल भी आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, हम इसको नोट को खत्म चले पहले बात कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको टेबल भी दिखा देता हूँ। अब जी स्कोर के अंदर अगर आप इस सेंटर लाइन से लेफ्ट की तरफ हैं, ठीक है, इस तरफ अगर आप जी स्कोर फाइंड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 0.5 में से जी की वैल्यू माइनस करेंगे। अगर आप राइट साइड पे हैं तो यहां पे जी की वैल्यू में से 0.5 माइनस होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी कि अगर आपकी यहां पे कोई भी वैल्यू आती है, टेबल से आप वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू आ जाती है 0.0228, फर्ज करें, तो ये इससे माइनस होकर ये आ जाएगी 0.774772। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। यही जब इस तरफ फाइंड करेंगे तो इस तरफ ये वैल्यू आपके जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.9772। उसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4772। ये फर्ज करें, ये जो लाइन मौजूद है ये 68% एरिया है, फर्ज कर लेते हैं ना, मैं एक मिसाल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो ये उसकी वैल्यूज हमने फाइंड की हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ की वैल्यूज सम हो सेम आई हैं, लेकिन उनको कैलकुलेट करने का वे डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इस तरह की वैल्यूज नेगेटिव है, इस तरह की पॉजिटिव है। तो मैं अब आपको जो वो है टेबल है वो दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको जरा खत्म कर लूँ। ये खत्म हो गया। अब टेबल की तरफ आते हैं, तो टेबल देखें। ये देखें, ये नेगेटिव वैल्यूज है। ठीक है, वो सॉरी स्क्रीन हमारी ब्लर है, तो पहले स्क्रीन को ठीक करें। अ, वापिस आते हैं, और ये जी वैल्यूज डिलीट किधर गया हमारा, ये है जी डिलीट। चलें जी, क्लियर डाटा हो गया। अब हम इसको खत्म करते हैं और आते हैं जी ये नेगेटिव वैल्यूज है। अब मैं जो वैल्यू मैंने आपके सामने अभी लिखी थी रेंडमली, वो आई थिंक सो मेरा ख्याल 2 की वैल्यू थी, ये 0.228। ठीक है, और नीचे आ जाए, 2 की वैल्यू मैंने जो लिखी थी ये आ गया 0.9772। तो मैंने क्या किया, मैंने एक में 0.5 में से ये माइनस किया, और एक में 0.5 उसमें से माइनस किया। अब अगर अगर आपने दोबारा इसको देखना हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके दोबारा इसको देख सकते हैं। हम अपने नोट्स की तरफ वापस आते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूला है, लेकिन हम इसके फार्मूले की तरफ नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली अपनी आते हैं काम की बातों की तरफ। फार्मूला नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला है, लेकिन जो कि हमें जो उसने एग्जाम्पल्स दिए हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। ये जी एग्जाम्पल है पहली। वो कहते हैं जी, इफ द बिहेवियर ऑफ कंट्रीज रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्राइब बाय द डिस्ट्रीब्यूशन एन म्यू, एंड ये आपका वेरियंस है। ये म्यू जो है ये आपका मीन है, ये जी मीन है आपका, और ये आपका वेरियंस है। अगर आपका ये स्केयर ऊपर ना होता तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाना था। ठीक है, जी का वैसे फार्मूला ये होता है जी, एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और यही उसने यहां पे किया कि इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन, ये 45 जो है ये आपका म्यू है, और ये आपका स्टैंडर्ड, ये आपका वेरियंस है। उसका उसने स्टैंडर्ड डेविएशन पहले फाइंड किया, ये वेरियंस उसने दिया तो उसका उसने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। हेंस इसको जी की वैल्यू में पुट किया, एक्स माइनस 45 ओवर 0.025 रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पे एक्स की जो वैल्यू आप पुट कर देंगे वो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। नीचे देखें कि व्हेन द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यूज 45.95 एंड 45.05, दोनों वैल्यूज हमने पुट की, तो एक का आंसर 2 आ गया और एक का आंसर -2 आ गया। और फिर जब दोनों को हमें जी पे देखा तो हमारे पास 2 का 0.9775 आया, 72, और यहां पे आया 0.0228। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि नीचे भी उसने जी का टेबल दिया हुआ है।
तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, जो टेबल मैंने दिखाया और जो टेबल नीचे उसने दिया हुआ है, आप जब उसको वैल्यूज देखेंगे तो आपको वैल्यूज डिफरेंट मिलेंगी। देखिए यहाँ पे टू की वैल्यू 4772 है, जबकि जो टेबल मैंने दिखाया वहां पे टू की वैल्यू 9772 है। ये देखें जी। तो बेसिकली उसने क्या किया है, उसने 0.5 की एडजस्टमेंट करके आपको दिया, 0.5 की एडजस्टमेंट करके आपको टेबल दिया है। और उसने नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं दी, क्योंकि उसमें भी 0.5 में से अपने वो नेगेटिव वैल्यू माइनस करके आंसर फिर यही फाइंड करना है। तो उसका कहना यह है कि आप बेशक लेफ्ट साइड की वैल्यूज निकालें, बेशक राइट साइड की वैल्यूज निकालें, आपके पास जो रिजल्ट आना है, ये रिजल्ट उसने आपको पहले से ही 0.5 माइनस करके पहले से टेबल वही दिया है। अब आपको पेपर में अगर जी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए आता है तो वो कुछ वैल्यूज आपको, यानी कि कह लें कि मैं एग्जांपल देता हूं, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू जो आपको वो इतना टेबल जो है वो आपको क्वेश्चन के साथ दे देगा। ठीक है। आपको जो क्वेश्चन आएगा उसको क्वेश्चन के नीचे ये टेबल मेंशन होगा, आप उस टेबल में से वैल्यू उठाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। खैर हम ऊपर वापस आते हैं, अब इन एग्जांपल्स को सॉल्व करते जाते हैं एक एक करके। जी, ये एग्जांपल हमने कैलकुलेट कर ली, ये डिस्कस हो गई। इसके बाद अगली बात करते हैं ये। हाँ, अब वो कहता है जी, ये एक एग्जांपल उसने और ली जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जी टेक्स द वैल्यू बिटवीन 0 and 1.9। ये देखें जी, यहां तक की वैल्यू वो जो ये शेडेड एरिया ना, वो कहता है जी इसको कैलकुलेट करें 0 से लेकर 1.9 तक। तो वो हमारा आ गया 0.4713। ये भी टेबल से हमने वैल्यू उठाई है, सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी वैल्यू 1.9 है तो 1.9 की वैल्यू जाके टेबल से उठा ले। 1.96 है तो 1.96 की वैल्यू टेबल से उठा ले। अब 1.96 की वैल्यू सर ये कैसे उठाएगा? 0.5 एडजस्ट करके है ना? जी 0.5 एडजस्ट करके जीरो आ पॉइंट गया। फाइव एडजस्ट करके। जी जीरो पॉइंट जी फाइव जी एडजस्ट करके। ठीक हो गया। ठीक है। अब देखिए ये 1.9 या 1.96 की वैल्यू कैसे हम लेंगे? ठीक है, ये देखें ना 1.96 है, 1.97 है, ये वैल्यूज हम कैसे उठाएंगे? ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता चलूं। देखिए जी 1.9 पहले ढूंढते हैं, ये 1.9 आ गया। इसके बाद पॉइंट के बाद की 0.00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 1.96। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये देखें 0.975। हमारे पास है 475 वहां पे, क्योंकि 0.5 उसने पहले से एडजस्ट करके हमें आंसर वो दे रहा है। ये देखिए 475। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट जी टेक्स द वैल्यू बिटवीन 0 and 1.965। अब 965 कहां से लाएंगे? सिक्स तो बात समझ आ गई। ये देखिए ना, सिक्स भी है, सेवन भी है। तो हम क्या करेंगे, सिक्स और सेवन को जमा करके दो पे डिवाइड कर लेंगे। ये उसने नीचे में यही बताया। देयर इज नो एंट्री corresponding 1.965 in the table, so we take the average of values 1.96 and 1.97, the two values 4750 and 4756 with the average of 4753। दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड करें, आपकी ये एवरेज निकल आती है। ठीक है। अब वो एक्सरसाइज कह रहा है जी 0 and 2, 2.3, 2.33, 2.333, इन सबको कैलकुलेट करें। ठीक है। अब कैलकुलेट करना है आपने। तो हम, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं, यहां तक तो आपको क्लियर कैलकुलेट करना आ जाएगा टेप से। ये डायरेक्टली टू आप उठा लेंगे, 2.3 उठा लेंगे, 2.33 भी आप ले लेंगे, 2.333 आपसे नहीं उठाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां आते हैं जी, 2.33 देखते हैं जी क्या है। 2.3, और फिर ये है 33, 0.9901 यहां लिख लेते हैं इसके लिए, यानी कि जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसकी वैल्यू होगी 0.9, दोबारा देख लेते हैं, 0.9901। ठीक है जी, 0.9901। अब इसमें से माइनस होगा 0.5, क्योंकि वो माइनस करना है हमें। तो ये आ गया 0.4901। अब ये 44 वाली वैल्यू हम देख लेते हैं। जी जी 24 आ जाएगा 9904। ठीक है जी। 0.9904 यानी कि 4904। अब देखिए हमें ये 0.33 लेना ना, तो ये हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो आ जाएगा 0.0002।
03। इसको मल्टीप्लाई कर ये डिफरेंस आया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 0.3। हाँ जी, 0.3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.00009 आ जाएगा। तो ये हो गया 19। ये आपका आंसर बनता है जी। 4 दफा जीरो और आगे 9 आपका आएगा, तो 0.19 जो है ये आपका इसका आंसर बनता है। जीरो सर ये पॉइंट जो नीचे फोर वाला जो आपने कराया है। 0.9904, ये कैसे किया आपने? ये हम तो लिया ना। ये देखे ना, 2.33 की ये वैल्यू है, 2.34 की ये वैल्यू है, हमें चाहिए 2.33 जी जी। थ्री। तो मैंने वो जी जी। जो इनका दोनों का डिफरेंस था ना 1 और 4 का, वो 3 निकाला, तो उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 मेरे पास आ गया। तो आगे 1 के साथ 9 लगा लेंगे, क्योंकि टेट्रा 09 आया ना, तो ये टेट्रा 09 आ जाएगा। आगे जी प्रोसीड सर। करेंगे। कैलकुलेटिंग अदर प्रोबेबिलिटीज केस है जी हमारे पास। इलस्ट्रेट व्हाट वी डू इफ द, अच्छा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं, ये शेडेड एरिया वो कहता है G1 और G2, G1 से लेकर G2 तक फाइंड करें। ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट क्या करेंगे, सबसे पहले G1 कैलकुलेट करेंगे, G2 लैदर से कैलकुलेट करेंगे, जो जो इनकी वैल्यूज होंगी, और फिर उसको माइनस कर लेंगे सीधा सीधा। अब वो कहता है जी G1 जो है आपके पास, ये इक्वल टू 1 है, और ये इक्वल टू 2 है। तो 1 और 2 की वैल्यूज निकालेंगे। ये देखें, ये 1 की वैल्यू आ गई, ये 2 की वैल्यू आ गई, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। हमें शेडेड एरिया फाइंड करना है, तो हम बेसिकली इस जीरो की मदद से फाइंड करेंगे, वैसे फाइंड नहीं होगा। अब अगला आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वो कहता है ये शेडेड एरिया फाइंड करें। अब इस तरफ कितना एरिया हम नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे, हम पहले यहां का जो एरिया है, ये जो शेडेड नहीं है, राइट साइड वाला, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और हमें पता है ये 0.5 टोटल सर है, तो वो माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब ये उसने G1 उसने कहा जी 2 है, किधर गया जी G1, उसने 2 लिया हुआ है। ये देखें, G1 उसने 2 लिया है। ठीक है। तो 2 की वैल्यू जब हमने देखी, तो वो आई 0.4772। तो 0.5 में से इसको माइनस करें, तो अब सवाल ये पैदा होगा, आप ये कहेंगे सर ये आपने कहा पहले एडजस्टेड है, फिर आप माइनस कर रहे हैं। तो बेटा ये इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहां से लेकर और यहां तक 0.5 है, ये मैं लिखा हुआ है सॉरी नीचे, ये सारा एरिया भी तो 0.5 आंसर आता है ना। तो हमने जब इतने का आंसर फाइंड किया, तो 0.5 में से माइनस करेंगे, तो इस शेडेड एरिया का आंसर निकल आएगा। तो वो हमने इसको यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। Here we consider the procedure to be followed when calculating probabilities of the form Z is less than Z1. Here the shaded area is the sum of left hand half of the total area and the standard area. अब जो लेफ्ट साइड सारा शेडेड एरिया है 0.5 आ गया, इधर G1 देखेंगे उसकी वैल्यू क्या है, और उतना हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब G1 की वैल्यू उसने कहा है कि जी G1 की वैल्यू है आपकी 2। G1 की व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट G इज ग्रेटर देन 2, ये 2 है, सॉरी लेस देन 2। तो 2 की आंसर आया 0.4772, 0.5 में ऐड करेंगे, तो ये आपका सारा शेडेड एरिया आ गया, यहां से लेकर यहां तक। कैसे कैलकुलेट हुआ, आधे का 0.5 वैसे ही था, इस हिस्से का हमने जब फाइंड किया तो वो हमारे पास आ गया 0.4772, और दोनों को हमने जमा कर लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट केस 4 है जी हमारे पास। इसमें इस सेम दूसरी तरफ आ गया कि अब यहां से लेकर यहां तक फाइंड करना है, तो सेम वो भी वही चीज आना है, यही आंसर आना है, 2 का आंसर ही आना है, लेकिन दूसरी साइड पे। नेक्स्ट आएंगे। हाँ जी, अब देखें, कुछ एरिया लेफ्ट साइड पे भी है, कुछ राइट साइड पे भी है, तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लें और दोनों को जमा कर लें। G1 अलहदा कैलकुलेट कर लें, G2 अलहदा कैलकुलेट कर लें, और फिर दोनों को जमा कर लेंगे। ये आपका G1 आ गया, ये G2 आ गया, दोनों को जमा किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी। अब सारी गेम यही है कि आप टेबल से डाटा कैसे उठाते हैं। एक तो वैल्यूज ये 2 और 1 की वैल्यू अपने माइंड में रखिएगा, आपको पेपर में जब उसने टेबल देना है, जाहिर सी बात है वो आपके इसी नोट्स में से उसने टेबल उठा के देना है, तो आपको कोई 0.5 माइनस प्लस नहीं करना, आपको सीधी सीधी वैल्यूज उठानी है और उनको एडजस्ट करना है। ठीक है।
ये मैंने जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये मैंने ओरिजिनल टेबल की लिखी हुई है। ठीक है, ये आपने कंसीडर नहीं करनी, आपको जो कि वैल्यूज वो माइनस करके ही उसने टेबल बनाया हुआ है। ये जो इसके एंड पे टेबल बनाया हुआ है, मैं नीचे आके फिर दिखा देता हूं आपको। ये जो वैल्यूज हैं, तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज उठानी है और फिर उनको प्लस कर देना है। 1 की वैल्यू उठानी है। 1 की वैल्यू ये है जी 3413, और 2 की वैल्यू ये है 4772। दोनों को जमा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा। ऊपर आते हैं जी पेज 8 पर वापस। 9 और ये 8, ये देखें दोनों को जमा कर देंगे तो आंसर आ गया 0.8185। अब कहते हैं नो डू दिस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है जी। 1.5 कैलकुलेट करें, 1.8, 0, -1.5, 0.1.8, 1.8, -1.5, 1.8। खैर मैं भी इनको कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको हर चीज समझा दी है। ये 8 के 8 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर कोई बात आती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपको बात पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आगे सर प्रोसीड इन करेंगे। ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनकी इनके साथ वो टेबल एडजस्ट करके देंगे ना 0.5 का। हाँ वो एडजस्टेड टेबल, जाहिर सी बात है, उसने जब हैंडआउट्स में Just- आपको टेबल दिया है ना, तो वो एडजस्टेड है। तो जी वो जी। एडजस्टेड ही मिलना एडजस्टेड। है, ये पैक्ट पैक्ट श्योर तो, बात है। तो वो डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। हाँ डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्टली अब सिर्फ वैल्यूज ठीक टेबल है से आपने उठानी है। नीचे आ गया ठीक हो हमारा गया सर। कॉन्फिडेंस इंटरवल। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता चलूं। होता क्या है कि हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं तो अक्सर औकात हमारे पास कुछ ऐसा डाटा भी आ जाता है जो कि हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, जो कि हमारी ओरिजिनल वैल्यूज को डिस्टर्ब भी कर सकती हैं, या हमारा डाटा किसी हद तक एक्यूरेट नहीं होता। कोई ना कोई बंदा अपनी एक्चुअल वो नहीं फाइट कर प्रोवाइड करता, डाटा प्रोवाइड नहीं करता। जिस तरह मिसाल ले लें, हमने कहा जी हमने गुजरांवाला सिटी के लोगों की एवरेज एज कैलकुलेट करनी है। हमने देखना है कि जो यंगस्टर्स हैं उनकी एज क्या है। तो देखिए आप मेल से पूछें, सॉरी फॉर द फीमेल्स, अगर हम मेल से पूछे तो वो आपको एक्चुअल अपनी एज बताएगा, 37 है, 32 है, 30 है, 28 है, 25 है। लेकिन फीमेल से पूछे तो वो 2 4 साल 5 साल कम ही बताएंगे। ठीक है, मैंने पहले कहा कि सॉरी फ्रॉम द फीमेल्स, ये रियलिटी है। ये नहीं कि मैं 100% फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। 20 30% ऐसी फीमेल्स हैं जो अपनी एक्चुअल एज नहीं बताएंगी, तो वो एरर आ जाएगा। अब उस एरर को हम क्या करते हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल को इस तरह से लेते हैं कि हमने 95% डाटा को ही एक्यूरेट कंसिडर करना है। हमने 100% की बात नहीं करनी। हमने ये कहना है कि जी हमारा 1.96 का डाटा ही एक्यूरेट डाटा है। हमने एग्जैक्टली 2 या एग्जैक्टली 100% पे नहीं जाना। 5% के एरर को हमने बीच में एडजस्ट रखना है। उसको कहते हैं, वो जो 5% की वैल्यू जो होती है हम उसको सिग्निफिकेंस वैल्यू कहते हैं। इसको हम सिग्निफिकेंस वैल्यू कहते हैं। The shaded area is 95% of the total area. We look at the entry table one corresponding to Z 1.96, and we also value 4750. This means the probability Z takes the value between 0 and 1.96 is 0.475. By symmetry, the probability Z takes the value, ठीक है, दोनों तरह की probabilities आपका 95% आंसर आता है। खैर यही बात है। हाँ ये देखें, इट follows that there is 5% chance of Z lies outside the interval। 5% चांस है कि जी आउटसाइड द इंटरवल लाई करेगा। अब आउटसाइड द इंटरवल से क्या मुराद है। देखिए जी हम कैलकुलेट करते हैं जी, मैं कहता हूं जी लाहौर के सिटी के लोगों की एज कैलकुलेट कर रही है। ठीक है, आप सॉरी हाइट कैलकुलेट करनी है, एज रहने देते हैं, हाइट की बात करते हैं, वहां पे बात इजीली समझ आ जाएगी। अब देखें कि आपकी जो लोग मेल्स की अगर हम सिर्फ बात करें तो उनकी नॉर्मल हाइट 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 इस तरह होगी। 5.10 हो सकती है, इवन 6 फीट तक हो सकते हैं। लेकिन बहुत रेयर ऐसे मेल्स होंगे जिनकी 6.5 फुट, पौने 7 फुट, 7 फुट, 7.5 फुट हाइट होगी। वो 2 4 5 10 20 लोग निकलेंगे पूरे लाहौर में। अब लाहौर की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है, ये 1.25 करोड़ आबादी है। 1.25 करोड़ में से 100 बंदा भी ऐसा निकल आए तो वो आपके सारे डाटा को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके सारे रिजल्ट्स को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए वो हम 5% इंटरवल को आउटसाइड इंटरवल कंसिडर करते हैं कि ये हमारा 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल हो सकता है, लेकिन 100% नहीं हो सकता। वो जो 5% है वो हम 1%, 2%, 3%, 4%, 5% तक हम आउटसाइड इंटरवल चांस कैलकुलेट करते हैं, कि हम कहते हैं कि ये आउटसाइड द इंटरवल है, ये हमारी पहुंच से बाहर है, या हम इसको अंडर कैलकुलेशन नहीं लाएंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जी
ले जी, यहाँ तक पेज 10 तक आपके टोटल थे क्वेश्चंस, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सारी चीजें बेटा आपको क्लियर कर दी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज पूछनी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।